आज स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और डिफाइन करने के बाद उसको प्रोग्राम में यूज़ कैसे करेंगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि फंक्शन का एडवांटेज क्या है, ये सब हम पॉइंट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर वन बाय वन। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट की शिकायत होती है कि सर हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी है फंक्शन की या हमने क्लास पे अटेंड की है, बट फंक्शन हमारी समझ नहीं आया कि कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे अब तक क्लियर नहीं हुए। जैसे कि फंक्शन जब डिफाइन करते हैं उसमें आर्गुमेंट कैसे लेना है, फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न करते हैं किसको रिटर्न कराएंगे किसको नहीं कराएंगे, या किसको आर्गुमेंट में लेंगे किसको नहीं लेंगे, ये आज तक हमारी समझ नहीं आया। तो आपने क्या करना है कि जो हमारी फंक्शन की जो सीरीज स्टार्ट हुई है इसको अगर आप पूरा देख लेते हैं एक बार, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी जो फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन फंक्शन की जो सीरीज स्टार्ट हुई है आज, ये सारी जो वीडियोस बनेगी फंक्शन के ऊपर वो आपको देखनी पड़ेगी, फिर आपके फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। सी पढ़ लो, C++ पढ़ लो, जावा, पाइथन, .NET, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का यूज़ होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है फंक्शन। फंक्शन काफ़ी प्रॉब्लम को ईजिली सोल्व करता है। अगर आपके पास लार्ज प्रॉब्लम है उसको ईजिली हैंडल करना है तो वो फंक्शन से करेंगे। इसका एक रियल एग्जाम्पल दूँ, सपोज करो आपने एक लार्ज प्रोग्राम हैंडल करना है, मान लो कि आप किसी ने आपको आके सी लैंग्वेज के अंदर कॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट बना के दिखाओ। सो अगर आप विदाउट फंक्शन वो पूरा टॉपिक, वो पूरा प्रोजेक्ट आप डिफाइन करोगे एक ही फंक्शन के अंदर, तो उसको हैंडल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी होता है, फैकल्टी का रिकॉर्ड भी होता है, स्टूडेंट की फ़ीस मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, स्टाफ और कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप उन सब को अलग अलग फंक्शन में डिफाइन करके हैंडल करते हो तो वो हैंडल करना, उस प्रोग्राम को हैंडल करना भी ईजी हो जाएगा। कोई एरर आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसी फंक्शन को यूज़ करोगे जिसमें प्रॉब्लम आई है, दूसरे फंक्शन को आप चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उस कोड को एक ही फंक्शन में लिखोगे तो पूरा कोड चेक करना पड़ेगा, जिससे प्रोग्राम को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो एक लार्ज प्रॉब्लम को भी हम फंक्शन की हेल्प से इजीली हैंडल कर सकते हैं, ये भी एक इसका बड़ा एडवांटेज है। ओके, क्लियर है बात ये? और बात करते हैं कि एग्जाम में अगर फंक्शन की एक्यूरेट थ्योरी लिखनी पड़ जाए कि फंक्शन क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे, एडवांटेज के पॉइंट्स क्या होंगे, फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती है, फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी जस्ट नाउ। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन इज द ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर थ्रू आउट द प्रोग्राम। फंक्शन क्या है, एक ऐसा ग्रुप है कोड का जो एक बार लिख लो और उसको रीयूज मल्टीपल टाइम कर लो, उसे कहते हैं रीयूजेबल कोड, और प्रोग्राम के अंदर उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन का मतलब है। अगर इसके थ्योरी में आता है फंक्शन एलिमिनेट्स द नीड ऑफ राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन। अगर आपको कोई कोड बार बार लिखना पड़ रहा है उसको आप वन टाइम लिखिए और रीयूज कर लीजिए, इस चीज़ को ख़त्म कर देता है फंक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है फंक्शन के अंदर, फंक्शन फैसिलिटेट्स टू द प्रोग्रामर डिवाइडिंग ए लार्ज प्रोग्राम इनटू वन और मोर सब मॉड्यूल्स। अगर आपके पास एक लार्ज प्रोग्राम है प्रोग्राम की, उसको आप फंक्शन के अंदर डिवाइड करके इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? और एडवांटेज होता है फंक्शन का, मतलब फंक्शन की नेक्स्ट पॉइंट आता है, ए फंक्शन इज डिफाइन ओनली वन टाइम एंड दैट कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स। आप एक फंक्शन को एक बार डिफाइन करो, यूज़ कितनी बार कर लो, मतलब एक ही लाइन जो इसकी जो थ्योरीज है, हर थ्योरीज इसकी एक मेन चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप एक बार लिखना है और यूज़ मल्टीपल टाइम करना है। और इसका एडवांटेज में आता है, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शन इज टू इम्प्रूव कोड रीयूजेबिलिटी या कोड रीडेबिलिटी, ये इसका मेन एडवांटेज है। फंक्शन की टाइप्स होती है एक्चुअली टू टाइप्स, एक तो होता है फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन लाइक जैसे हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, स्कैन एफ यूज़ कर लेते हैं, गेट ch वो यूज़ कर लेते हैं, और भी फंक्शंस होते हैं लाइक str lwr, str len, str cpy, str upr, एग्जिट फंक्शन, पावर फंक्शन, sqrt फंक्शन। ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो हेडर फाइल्स के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है। इनकी डेफिनेशन किसी न किसी एक पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर इनबिल्ड है, उनको इनबिल्ड फंक्शन बोल देते हैं।
उनको लाइब्रेरी फंक्शन बोल देते हैं, उनको ही प्रीडिफाइन फंक्शन भी कह देते हैं। और एक होता है यूजर डिफाइन फंक्शन, यही मेन है, इसी को हमने समझना है। कन्फ्यूजन भी स्टूडेंट को इसी के अंदर आता है कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, हर चीज़ का हमें मतलब उसका मीनिंग समझना है। ओके, क्लियर है। अब फंक्शन के एडवांटेज क्या है? सबसे मेन एडवांटेज आता है कि फंक्शन इज डिफाइंड ओनली वन टाइम एंड दैट कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सेकंड पॉइंट आता है फंक्शन के एडवांटेज में, फंक्शन अवॉइड्स रीराइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फंक्शन टू हैंडल ए लार्ज प्रोग्राम एफिशिएंटली। और लास्ट पॉइंट आता है फंक्शन इंक्रीजेज कोड रीयूजेबिलिटी। इसका काम होता है कोड की रीयूजेबिलिटी को या कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ये फंक्शन के एडवांटेजेस होते हैं। ये सब आपको रिटर्न में वीडियोज के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से इजीली नोट भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की नीड क्या है। अगर आपको एक्चुअल में फंक्शन की नीड का पता चल जाए सो आप फंक्शन के आधी चीज़ों को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, फंक्शन क्यों बनाया जाता है। और आफ्टर ऑल जब हम इसको पढ़ लेंगे, इसका एग्जाम्पल बोर्ड पर समझेंगे, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल वो करूँगा आपको VS कोड एडिटर के अंदर। ओके, क्लियर है बात। चलिए फंक्शन की नीड समझते हैं कि फंक्शन की क्या नीड है, तब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे प्रॉपर्ली, उसको समझाऊंगा। नीड पर आते हैं। चलिए फंक्शन की नीड हमें क्यों आई है? सपोज करो आपके पास कोई दो नंबर है, आपने यूज़र से एंटर कराए हैं या क्वेश्चन में गिवन थे, और कहा गया क्वेश्चन में कि फाइंड कीजिए उन दोनों नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटर है। मैं जस्ट एग्जाम्पल, मेरे पास दो नंबर है, ए में वैल्यू 10 है और बी में सपोज करो 20 है। जस्ट एज्यूम हमने फाइंड करना कि इन दो नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो उसके लिए आप जानते हो एक इफ़ लगाओगे, यहाँ लिखोगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद प्रिंट एफ में ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट एफ यहाँ लिख देंगे मैसेज ग्रेटर नंबर इक्वल परसेंटेज डी और ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट आप जानते हो वो होता है एल्स। यहाँ पे सेकंड नंबर बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, मैसेज देंगे ग्रेटर नंबर इक्वल टू परसेंटाइल डी और उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा सो ये ए और बी की वैल्यू जो गिवन है ये इनपुट भी हो सकती है। मैं सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल ले रहा, प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बना रहा। ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, तो ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा एल्स में, और आपको आउटपुट में मिल जाएगा यहाँ पे ग्रेटर नंबर, यहाँ मिलेगा आपको ग्रेटर नंबर और वैल्यू प्रिंट किसकी हो रही है? बी की। तो बी में क्या वैल्यू है? 20। तो इस कोड से आपको ग्रेटर नंबर आपको मिल गया है। तो हमने फाइंड कर लिया इजीली कि ग्रेटर नंबर ऐसा फाइंड करते हैं। ये आपने प्रोग्राम बना रखा है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं चाहिए आई थिंक। ओके, चलिए प्रोग्राम में मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट डिफाइन कर दिए, प्रोग्राम के बीच में कुछ और स्टेटमेंट आ गए। उसके बाद फिर से रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे पास इस बार ए में वैल्यू है 200 और दूसरी वैल्यू है सपोज करो 100, वो हमने बी में ले लेते हैं। सेकंड वैल्यू है बी के पास, वो है 100। अब इसमें भी फाइंड कीजिए कि दोनों वैल्यू में कंपेयर करके बताइए इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, मैक्सिमम है। सो आप क्या करोगे? ये लॉजिक को आपने यहाँ पे डिफाइन किया था, सेम लॉजिक वो आप इन दोनों नंबर पर भी अप्लाई करोगे। ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ग्रेटर नंबर, यहाँ पाएगा ग्रेटर नंबर इक्वल लगा के हम ए की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। और इसका ऑल्टरनेट एल्स में डिफाइन करेंगे बी की वैल्यू को। प्रिंट एफ में लिखेंगे ग्रेटर नंबर इक्वल टू परसेंटाइल डी और उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसके यहाँ से क्या रिजल्ट आया निकल के? यहाँ से आएगा ग्रेटर नंबर इक्वल टू 200, क्योंकि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा सो ए में वैल्यू है और बी में वैल्यू है, इनमें कंपेयर कीजिए, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू। एक बार कोड ये आपने लिखा, एक बार कोड ये लिखा, दोनों टाइम पे वैल्यू अलग अलग थी। अब आपने प्रोग्राम में आगे कुछ काम किया और उसके बाद फिर से रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे पास नंबर इस बार ये है, ए में वैल्यू है सपोज करो 1000 और बी में मेरे पास वैल्यू है 2000। अब फिर से कंपेयर करनी है, फाइंड करना कि इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है। क्या करोगे? फिर से इस कोड को दोबारा से आप लिखोगे कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद प्रिंट करेंगे वही सेम मैसेज
ग्रेटर नंबर इक्वल टू, ये लिखोगे आप ग्रेटर नंबर इक्वल टू परसेंटेज लगा के ए की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, वही जो पहले किया था अभी। और इसका एल्स डिफाइन करोगे यहाँ पे, उसमें बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बी की वैल्यू ग्रेटर नंबर इक्वल टू परसेंटाइल डी, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी बी की वैल्यू। इस तरह से जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस कोड से आउटपुट निकल कर आएगा ग्रेटर नंबर मैसेज, यहाँ पर आएगा ग्रेटर नंबर इक्वल टू और वैल्यू आ जाएगी 2000। ओके, समझ गए। तो अब देखिए इसमें कंपेयर कीजिए, जब आपके पास ये दो नंबर थे, इनमें कंपेयर करी और आंसर आ गया ये। फिर आपने प्रोग्राम में आगे कुछ काम किया, फिर से सेम रिक्वायरमेंट है कि दो नंबर में फिर फाइंड करना कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है, लेकिन इस बार वैल्यू चेंज है, इनमें फाइंड करना था। जब फाइंड किया तो यहाँ से भी आपने ये सेम कोड लिखा और आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट टाइम फिर तुमने प्रोग्राम में आगे कुछ करा, यही रिक्वायरमेंट्स फिर से आती है प्रोग्राम के अंदर कि इस बार नंबर ये है और बताइए कि इन दो में कौन सा नंबर मैक्सिमम है। फिर से आपने ये सेम कोड लिखा और आउटपुट आ गया ये। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने दो नंबर में फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम फाइंड कर लिए, ये कोड कितनी बार लिखा है। अगर ये काम मुझे 100 टाइम करना पड़ जाए तो क्या मैं ये कोड 100 टाइम लिखूंगा? तो कुछ स्टूडेंट का ये भी मान होता है कि जब सर हमने लूप पढ़े थे तो ये काम हम क्यों ना लूप के अंदर इसको 3 बार 5 बार या 50 टाइम 100 टाइम इसको रिपीट करा दें। ये भी पॉसिबल है कि हम इस काम को लूप के अंदर कर दें तो हमारा काम उतनी बार हो जाएगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपने लूप डिफाइन कर दिया, देखते हैं अगर मैंने सपोज को यहाँ बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लूप डिफाइन कर दिया फॉर i इक्वल 1 एंड i लेस देन इक्वल 5 और उसके बाद i प्लस प्लस, कर्ली बेसिस यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ पे ओपन करके यहाँ बंद कर दिया। अब ये जो कोड है नंबर, सपोज करो ये नंबर हमने इनपुट करा लिए, सपोज करो लूप के अंदर इनपुट है, जैसे अज्यूम लूप के अंदर नंबर इनपुट है। जब ये लूप स्टार्ट होगा, i1 से स्टार्ट हुआ वो चलेगा, नंबर इनपुट हो गया, कंपेयर करा i b में, जो भी नंबर ग्रेटर होगा वो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। फिर से लूप टर्न हो जाएगा, i हो जाएगा 2, फिर से चलेगा, फिर से नंबर इनपुट पूछेगा, वैल्यू आप a b की दोगे, उनमें जो नंबर ग्रेटर होगा वो आ जाएगा, थर्ड टाइम भी पूछेगा, ऐसे ये 5 टाइम चलेगा। तो जो प्रॉब्लम थी रिपीटिशन की वो तो लूप ने पूरी कर दी। तो ये फंक्शन का फ़ायदा क्या है, ये क्वेश्चन निकल आता है कि फंक्शन का फ़ायदा क्या है, जो काम हम लूप से करते थे। तो इसका आपको फ़ायदा यह है कि लूप ने क्या किया, इस कोड को 5 टाइम 1 टाइम ही रिपीट कर दिया। लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट क्या था कि प्रोग्राम के बीच बीच में आ रही थी, मैंने एक काम कर लिया, फिर से मैंने यहाँ कुछ कोड लिखा, यहाँ कुछ कोड डिफाइन किया, तब ये रिक्वायरमेंट दोबारा से आई तो मैंने दोबारा लिखा। फिर मैंने लिखने के बाद प्रोग्राम के अंदर कुछ डेफिनेशन दी, कुछ और कोड लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर मुझे इसी काम को करने की रिक्वायरमेंट, फिर मैंने क्या किया, ये दोबारा कोड लिखा। तो जो आपको ये बीच में प्रोग्राम के बीच बीच में इस कोड की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो फिर आप इस कोड को एक फंक्शन में डिफाइन कर दोगे और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आती है वहीं पे उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे, अब हम इसको सोल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। आइए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो जो कोड हमने 3 टाइम यहाँ पे डिफाइन किया था, अब उसको 1 टाइम डिफाइन करके रीयूज़ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये आगे से हमने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड किया। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ void max। अभी ये मत समझना कि ये फंक्शन void क्यों लगाया, मैक्स क्यों दिखा, मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ तब बताऊँगा फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा, उसके टेंशन मत लो। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, a और दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे सपोज करो b। इन सब की भी आपको अभी टेंशन नहीं लेना कि आपने इनको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा। फिलहाल मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, क्लियर। अभी यहाँ पे मैंने वो जो कोड मैंने बार बार लिखा था इसको एक बार डिफाइन कर दिया, a ग्रेटर देन b, और यहाँ पे जो भी नंबर अगर ट्रू होता है ये तो a की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ लिखते हैं ग्रेटर नंबर इक्वल परसेंटेज d लगाने के बाद एक वैल्यू हमने प्रिंट की थी पहले, उसके बाद इसका एल्स हमने डिफाइन किया था एल्स, और एल्स के अंदर मैंने b की वैल्यू प्रिंट करी थी मैसेज के साथ ग्रेटर नंबर इक्वल,
परसेंटेज डी लगा के यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू को प्रिंट कराया था। ये मैंने काम किया था और मैंने इस काम को वही सेम कोड सिर्फ एक नाम के अंदर डिफाइन किया, मैक्स के अंदर। ये नाम कुछ भी हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे। तो यही कोड में जो मैंने 3 बार लिखा था वो एक बार डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं अपने मेन के अंदर, मेन फंक्शन, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम मैं रन करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे मैक्स है और प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। तो मैं अपना मेन डिफाइन करता हूँ, इंट मेन। यहाँ मेन डिफाइन किया, इंट मेन। और जैसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, आपके पास 2 नंबर थे इंटीजर में, एक तो ए, उसकी वैल्यू थी 10 और सेकंड वैल्यू क्या होती है आपके पास 20। इसमें फाइंड करना था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये आपको प्रिंट करवाना था। ओके, सो आपने क्या किया था, इनको फाइंड करने ये लॉजिक डिफाइन किया था डिफाइन। अब हम क्या करते हैं, जो लॉजिक हमने डिफाइन किया हुआ है किसके अंदर किया हुआ है, ये एक नाम है मैक्स। सो आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे मैक्स, और जो नंबर आपके पास ऑलरेडी है, ये नंबर इनपुट भी हो सकते हैं और वैल्यू प्रोग्राम में गिवन भी हो सकती है, वो बाद की बात है, हमें समझना है फंक्शन का कंसेप्ट। सो जो नंबर आपने फाइंड करने हैं जिसमें कंपेयर करानी है वो ए बी है, तो मैक्स को ए और बी वैल्यू आप पास कर दोगे। तो जैसे फंक्शन मैक्स के पास जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट में जाएगी और सेकंड की वैल्यू सेकंड में जाएगी, सीक्वेंस में जाती है। तो ए में 10 वैल्यू आएगी और बी में वैल्यू आएगी 20। इसने क्या किया, अब जब डेफिनेशन शुरू हुई, ए और बी में कंपेयर की, जो नंबर ग्रेटर था वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इस बार 20 मैक्सिमम नंबर है। प्रिंट करने के बाद, मतलब ये सॉल्यूशन होने के बाद प्रोग्राम वापस, जो प्रोग्राम कंट्रोल है वापस वो मेन में जाएगा। फिर आपने प्रोग्राम में आगे कुछ वर्क किया यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया था पीछे फंक्शन से पहले। इस बार आपके पास नंबर है, ए में है 200 और बी में वैल्यू है सपोज करो 100। अब इसमें भी कंपेयर करनी थी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हमने अगेन ये कोड लिखा था। अब हमने दोबारा से ये कोड नहीं लिखना क्योंकि हम लिख चुके। अब हम सिंपल मैक्स कॉल करेंगे, इस बार भी एम मैक्स के अंदर ए और बी को पास कर देंगे। ये वैल्यू जाएगी इस बार ए बी में, इनको हटा देगा, ये 200 और इसको ले लेगा ये 100। यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 100, यहाँ आ जाएगी 200। कंपेयर करेगा इन दोनों नंबर में, जो भी ग्रेटर होगा वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। फिर से हमने प्रोग्राम में कुछ काम किया, डिफाइन किया प्रोग्राम स्टेटमेंट कुछ, देन रिक्वायरमेंट आई थी फिर से कि 2 नंबर मेरे पास फिर से हैं, वो है इस बार 1000 एंड सेकंड वैल्यू है मेरे पास 2000। इनमें भी बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अगेन हमने ये लॉजिक डिफाइन किया था, हमें दोबारा से नहीं लिखना। तो क्या करना होगा, आप समझ गए होंगे, आपने फिर से मैक्स को कॉल करना है, ए और बी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। ये वैल्यू फिर से जाएगी ए बी के पास, कंपेयर हो जाएगी, जो भी नंबर मैक्स होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो अब आप खुद देख सकते हो कि ये कोड मैंने प्रोग्राम में कितने टाइम डिफाइन किया। ये मैंने ओनली 1 टाइम डिफाइन किया। यूज़ कितनी बार किया, एक तो बार मैं यहाँ पर यूज़ किया 1, एक बार इसको यूज़ किया यहाँ पे 2 टाइम हो गया, एक बार मैंने यूज़ किया 3 टाइम हो गया। तो एक बार लिख लिया कोड और उसको रीयूज़ कर लिया 3 टाइम। तो फंक्शन क्या कर रहा है, कोड की रीयूजेबिलिटी को, उसके जो डेटा रियूजेबिलिटी का, उसको इम्प्रूव कर रहा है। ये है मेन एडवांटेज फंक्शन का। क्लियर है बात। ये फंक्शन जो मैंने बनाया है इसके अंदर क्या लिए है, इन्हें क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसके एक अपनी डेफिनेशन होती है, एक अपना ऐसा कंसेप्ट होता है। वो मैं आपको क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि फंक्शन जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया इसको अलग तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसे कहते हैं फंक्शन का फॉर्मेट। ये फंक्शन बनाने का फॉर्मेट है और फंक्शन को बनाने के एक्चुअली 4 फॉर्मेट हैं। जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और उसको यूज़ करते हैं। और उनका यूज़ हम 4 कैटेगरी में क्यों बनाया, मैं आपको रियल लाइफ से उसको क्लियर करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए मुझे समझाना था कि फंक्शन एक्चुअली क्या होता है और फंक्शन की नीड हमें क्यों है। अब आप समझ गए कि हमें नीड क्यों है फंक्शन की, कोड को रीयूज़ करना है। अब यहाँ तो सिंपल से एक छोटा सा लॉजिक है, 1 2 3 4 लाइन का लॉजिक है। अगर सपोज करो ये काम 20 लाइन्स का है या 50 लाइन्स का है और वो रीयूज़ करना हो, तो क्या हुआ, कोड आप बार बार लिखोगे? नहीं, सिर्फ आपको 1 टाइम लिखना है और रीयूज़ करना है, सिंपल 1 लाइन लिख के। तो ये है फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज। ठीक है।
और फंक्शन को डिफाइन करने के एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स है। एक तो फंक्शन की डेफिनेशन, एक फंक्शन का डिक्लेरेशन और एक होता है फंक्शन की कॉलिंग। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब उसको प्रॉपर सिंटैक्स के साथ बताना होगा कि फंक्शन एक्चुअली बनाता कैसे है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। अभी के लिए जो मैंने कोड लिखा है इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसी को एक छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं, वो भी VS कोड एडिटर के अंदर। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेट आंसर दूंगा। ओके, चाहिए आइए इसके प्रैक्टिकल सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, VS कोड को ओपन करना है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, VS कोड को मिनिमाइज़ किया, अपने कंप्यूटर में जाना है और किसी भी लोकेशन पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैंने यहाँ पे न्यू में जाके एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, उसका नाम रखा C ट्यूटोरियल्स। C के प्रोग्राम में सब यहाँ पे रखूँगा, इसलिए मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। इस करते हैं क्लोज़। VS कोड में आए और फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ से करना है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर D ड्राइव के अंदर आपको मिलेगा। ये रहा C ट्यूटोरियल्स का फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया था। सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मेरा फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा VS कोड के अंदर। ये आ गया, आप यहाँ देख सकते हो। इसके साइड में न्यू फाइल का ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल का नाम पूछेगा। मैंने फाइल का नाम रखा func1.c। .c लगाना कंपलसरी है, तब ये C लैंग्वेज फाइल क्रिएट होगी। और एंटर कर देंगे। एंटर करते राइट साइड में कोड एडिटर ओपन होकर आ गया। यहाँ पे वो प्रोग्राम टाइप करना है जो हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था। सबसे पहले हेड फाइल लगाते हैं, #include stdio और .h। उसके बाद मैंने फंक्शन डिफाइन किया था void max। इस फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट डिफाइन किए थे, a इंटीजर b, और यहाँ पर लॉजिक लिखा था इफ़ a ग्रेटर देन b। सो प्रिंट किए थे हमने a की वैल्यू। प्रिंट एफ के अंदर यहाँ लिखा था हमने ग्रेटर नंबर इक्वल %d डबल कोट्स क्लोज, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद एल्स डिफाइन किया था, एल्स के अंदर वैल्यू प्रिंट की थी b की। तो यहाँ प्रिंट एफ के अंदर ग्रेटर नंबर इक्वल, नंबर स्पेलिंग गलत होगी, नंबर इक्वल लगा देंगे %d, उसके बाद डबल कोट्स क्लोज और b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया था। फिर हमने जब फंक्शन पूरा हो गया था, इसके नीचे मेन डिफाइन किया था, इंट मेन। और मेन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन किए थे, इंटीजर a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। फिर मैंने मैक्स फंक्शन को यूज़ किया था और a और b की वैल्यू को पास किया था। देन अगर मैं यहाँ पे इतने प्रोग्राम को रन करता हूँ, चलिए इसको मैं जो कोड लिखा है इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ, यहाँ से रन में जाएंगे या इसके ब्लैंक एरिया में यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसको रन किया तो मेरे सामने यहाँ पर आंसर आएगा ग्रेटर नंबर, यहाँ पर इधर ग्रेटर नंबर 20। बाकी की जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं चाहता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मेरे सामने नहीं आए। तो एक तरीका होता है, फिर आप एक काम करोगे, इसको आउटपुट को करते हैं यहाँ से किल। यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा सिस्टम और डबल कोट्स के अंदर CLS। ये आउटपुट की जो विंडो होती है उसको क्लियर करने के लिए है। इसके लिए मुझे एक हेडर फाइल डिफाइन करनी होती है, उसका नाम है stdlib #include, यहाँ पर लिखना है stdlib.h। और एक हेडर फाइल और लगा लेते हैं, मुझे एक फंक्शन यूज़ करना है एक्स्ट्रा, conio.h। conio.h लिए लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को बंद करने के लिए लगाता हूँ get.ch और रिटर्न लिख के प्रोग्राम को कर लेता हूँ कंप्लीट, रिटर्न 0। अब इसको सेव किया, फाइल में जाके इस कोड को जो मैंने एडिटिंग करी है सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, रन कोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए ग्रेटर नंबर 20। अब इसके साथ और कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है, राइट है। यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे। अब मैंने क्या किया,
फंक्शन कॉल करने के बाद एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया, यहाँ पे वो लिखा है यहाँ पे गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन, एक मैसेज सिंपल प्रिंट किया। इसके बाद मैंने दोबारा से ए के अंदर वैल्यू डाल दी, यहाँ पे सपोज करो 200, और बी के अंदर वैल्यू मैंने लिया है 100। नेक्स्ट टाइम फिर मैक्स को कॉल किया और उसके बाद ए और बी दोनों वैल्यू को मैंने पास कर दिया। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप राइट साइड में रन कोड पर क्लिक करेंगे या फिर आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे प्ले का बटन है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो लिखा है ग्रेटर नंबर 20 और गॉड इज़ वन, फिर ग्रेटर नंबर इक्वल टू 200 ही आएगा। इसको अगर आप सेपरेट लाइन में चाहते हैं सो मैं यहाँ पे जो मैंने नंबर प्रिंट किए हुए हैं लाइन चेंज कर लेता हूँ फंक्शन के अंदर, \n और यहाँ पे भी \n, और जो मैंने गॉड इज़ वन प्रिंट किया है इसके बाद भी लाइन चेंज कर लेते हैं। और जो प्रोग्राम को मैंने एडिट किया है इसको एक बार फिर सेव करेंगे, फिर से हम प्ले बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखना आउटपुट कैसा है। ग्रेटर नंबर 20, फर्स्ट टाइम जो कॉल किया था नंबर मेरे पास ये वाले थे, और नंबर इन दो नंबर में ग्रेटर नंबर 20 नंबर में सामने आ गया। फिर ये प्रोग्राम, फिर जो मैंने प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये प्रिंट एफ लाइन चली गॉड इज़ वन। इसका मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम मैक्स कॉल हुआ फंक्शन, ए बी को पास लेकर यहाँ पे इसके पास आ गई फंक्शन के पास, इसने नंबर में फाइंड किया कौन सा नंबर ग्रेटर है और वापस प्रोग्राम कंट्रोल मेन के अंदर आ गया, तभी गॉड इज़ वन हमारे सामने लिखा आया। नेक्स्ट टाइम मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, उनको मैंने फिर मैक्स फंक्शन के अंदर पास किया, वहाँ से वैल्यू पास हो गई और उन दोनों नंबर में जो नंबर ग्रेटर है इसने उसको भी प्रिंट कर दिया। मतलब यह कि आप प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर बना के, फंक्शन के अंदर जो लॉजिक डिफाइन किया है इसको, और यहाँ पे फंक्शन 2 टाइम यूज़ किया है। एक तो यहाँ पे यूज़ कर लिया है, फिर कुछ स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद फंक्शन को फिर यूज़ कर लिया है। अगर आप इसके बाद कोई स्टेटमेंट डिफाइन करते हो, सपोज मैं लिखा यहाँ पे गॉड इज़ ग्रेट, एक मैसेज और डिफाइन किया, लाइन चेंज कर दी, फिर से मैं मैक्स को कॉल करता हूँ a इक्वल टू 1000, b इक्वल टू 2000, और इस बार फिर मैक्स को कॉल करते हैं और वैल्यू पास करते हैं a, b। कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया, किल करने के बाद अब यहाँ से फिर प्रोग्राम को रन करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे प्ले बटन के ऊपर और हमारे सामने आंसर आएगा फर्स्ट लाइन, फिर वापस प्रोग्राम कंट्रोल मेन के अंदर ये स्टेटमेंट डिफाइन हुआ, फिर फंक्शन कॉल हुआ, आंसर दिया, फिर प्रोग्राम कंट्रोल मेन के अंदर आया, फिर फंक्शन कॉल हुआ। तो मतलब जब आप बीच बीच में कहीं भी रिक्वायरमेंट आती है 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड करने की, सो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। मतलब ये फंक्शन मैंने यहाँ पे 1 टाइम डिफाइन किया है, और यहाँ पर देखते हैं मेन के अंदर प्रोग्राम फंक्शन को हमने 3 टाइम यूज़ किया है, देखते हैं। तो यही फंक्शन का सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है कि आप 1 टाइम डिफाइन करोगे और उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर लोगे। ओके, क्लियर है बात ये। अगर आप इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में खुद से करोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे आपके समझ में आ जाएगा। सो आपको प्रैक्टिकल एक बार खुद से करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी वो दूर हो जाए। ओके, क्लियर। थैंक यू सो मच।